हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो व्हाट इज एक्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब क्या है एग्जैक्टली हम देखेंगे। तो स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे नाम में ही सब आपको पता चलेगा। एंडो मीन्स इनसाइड, राइट। प्लाज्म दैट मीन्स साइटोप्लाज्म जो सेल में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। सो इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज अ टाइनी नेटवर्क, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम, लिटिल नेटवर्क, मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द सेल. So within the cytoplasm, membranous network is there and that is what endoplasmic reticulum. Okay, समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो दिस टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम coined by काइट पोर्टर, इसको थोड़ा सा याद रखो, पोर्टर, ओके, 1953 में, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिस्ट एक्चुअली इसके पहले ऑब्जर्व किया था, observed by गार्नियर एंड लास्ट में अल्ट्रास्ट्रक्चर भी इससे पहले स्टडी किया था, अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडी किया था, और उसमें थे पोर्टर और कॉर्डे एंड फुलम, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे, इनको थोड़ा सा याद रखो, ये कुछ हिस्ट्री है, राइट बेटा, ओके। अब देखो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है हम देखेंगे। आप सबको पता है सेल जो होती है, सेल में क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइट। मैं भी यहाँ पे दिखाता हुआ था, ठीक है। एंड सेल में होता क्या है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, राइट, ये जस्ट, ठीक है, इस न्यूक्लियस का ये होता है न्यूक्लियर एनवलप, राइट, ओके। तो ये जो है ये न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, और इसमें होते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ऐसे कुछ पोर नज़र आते हैं। अभी हमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है तो वही देखने वाले हैं हम, ठीक है बेटा, ओके। ये हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ से एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क इसे अटैच होगा, या फिर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही न्यूक्लियर एनवेलप बना है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है यहाँ से इस एनवेलप को अटैच है, राइट। तो एनवेलप ही बनाया किसने है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। जब सेल डिवीजन के वक्त जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो उनके सराउंडिंग में जो भी एनवेलप पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किसने बनाया है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है बेटा। अब ये इस तरह से कुछ ऐसे दिखेंगे आपको पार्ट, और इसको जो बोलते हैं ना हम, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिस्टर्नी आपको दिख रही है। मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट से पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ओके। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ व्हाट, सिस्टर्नी, जो आपको मैंने दिखाया है। जो अनब्रांच स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे सिस्टर्नी, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। इसको अच्छे से देखो, ओके। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें जो होता है वेसिकल। पहले हम सिस्टर्नी के बारे में देखते हैं, राइट। देखो तो ये जो सिस्टर्नी होते हैं इसमें कुछ ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो राइबोसोम होते हैं, दिस राइबोसोम इज एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि उसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं हैं। यहाँ पे ये जो राइबोसोम दिख रहा है, ये राइबोसोम, दिस राइबोसोम बाइंड्स विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एंड वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो है राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, राइबोसोम, राइट बेटा। अभी देखो ये कुछ ऐसा भूल भुलैया जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, राइट। तो ये जो है इसको हम बोल लेंगे सिस्टर्नी, राइट। ये क्या है, सिस्टर्नी, एंड इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम है। इसके वजह से हम इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट।
अभी दूसरी जो बात है, देखो ये जो राइबोसोम होते हैं इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो अभी दूसरा कंपोनेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है वो है वेसिकल, जो सर्कुलर ओवल वेसिकल आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार, जिसे हम बोलेंगे वेसिकल। तो ये जो है इसे हम कहते हैं वेसिकल, जो सेकंड कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये वेसिकल जो होती है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, या फिर ये देखो ये जो वेसिकल है ये भी मेम्ब्रेनस है, राइट। ये भी कैसी है, मेम्ब्रेनस है। अभी ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। दूसरा जो बात है यहाँ पे आपको कैसे समझना है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और जो भी प्रोटीन है यहाँ से, इसी से ये जो सिस्टर्नी है यहाँ से बर्ड ऑफ हो गई ये वेसिकल, राइट। इसी से निकलेंगे ये वेसिकल और आगे जाएंगे, ठीक है। अभी देखो तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसमें वो है ट्यूब्यूल्स। क्या है, ट्यूब्यूल्स, राइट। तो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ इस प्रकार ब्रांच ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ऐसे कुछ इस प्रकार होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हमें दिखते हैं, राइट। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीसरा कंपोनेंट, ओके। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स इज देयर, फर्स्ट दैट इज सिस्टर्नी, सेकेंड दैट इज वेसिकल, एंड थर्ड वन दैट इज ट्यूब्यूल्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल, ओके। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम नज़र नहीं आएंगे, तो इसको वजह से इसे नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइट। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो इसी तीनों स्ट्रक्चर से ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, इसको याद रखो, राइट बेटा। तो अभी देखो एक एक करके देखते हैं। सो इस कैसे डिफाइन करोगे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइट। कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज द लिटिल मेम्ब्रेनस नेटवर्क within the cytoplasm, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें तीन कंपोनेंट मैंने जो बताया आपको, जो कंपोनेंट मैंने बताया कौन से कंपोनेंट है, राइट। देखो कंपोनेंट, ओके, ER, ओके। अभी इसमें फर्स्ट है कौन सा है फर्स्ट, सिस्टर्नी, राइट। तो सिस्टर्नी में अगर आप देखोगे सिस्टर्नी को, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 40 से लेकर 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, दिस इज़ द सिस्टर्नी, और ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखो। और ये स्पेस जो है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन, एंड दैट इज व्हाट, ल्यूमेन। इसको याद रखो, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्या होते हैं, राइबोसोम मैंने आपको बताया प्रेजेंट होते हैं ऐसे कुछ, राइट। तो ये होता है ल्यूमेन, इसका डायमीटर होता है 40 to 50। अगर इसके थोड़े से कैरेक्टर की बात करें तो क्या है ये एग्जैक्टली, एक ऐसा अनब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, अनब्रांच्ड एंड अरेंज्ड इन बंडल या फिर स्टॉक, ठीक है, अरेंज इन बंडल और स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे बंडल और स्टॉक, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी, यहाँ पे जो पार्ट है वो, राइट। अभी देखो सेकेंड जो है वेसिकल है, मैंने बताए थे आपको, राइट। तो वेसिकल जो होते हैं इनका डायमीटर जो होता है वो लगभग 25 से लेके 500 तक इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर डायमीटर, ओके। अभी वेसिकल जो होते हैं कुछ ऐसे सर्कुलर, मैंने बताया आपको, राइट। दिस इज द वेसिकल एंड सर्कुलर इन शेप, ठीक है, सर्कुलर है, ओवल है, राइट, ओके। इसको थोड़ा सा याद रखो।
सो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? ट्यूब्यूल्स में यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो थर्ड है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है लगभग 50 से लेके 100 माइक्रोमीटर डायमीटर। 100 क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये थोड़ा सा इनका जो लुमेन भी ब्रॉड होता है। और देखो यह इस प्रकार अगर हम देखेंगे ट्यूब्यूल्स को तो कुछ इस प्रकार दिखते हैं हमें, राइट? ठीक है, तो इसका जो ल्यूमेन होता है ये भी कैसा होता है? ब्रॉड होता है। ये है ल्यूमेन और ये थोड़ा सा ब्रॉड है, राइट? ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट हुए। देखो अभी देखो, अगर ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखोगे तो हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। दिस इज व्हाट द एक्चुअल, दिस इज द कंटिन्यूस सिस्टम, राइट? कंटिन्यूस मेम्ब्रेनस सिस्टम। वन एंड विद द न्यूक्लियर एनवेलप एंड अनदर एंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको याद रखो। ओके, तो ये जो है ये पूरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसमें क्या है? सिस्टर्नी है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, राइट? इसका लुमेन, इसका जो स्पेस होता है अंदर का, इसे बोलते हैं लुमेन। और इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? और जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? अभी ये वेसिकल्स भी यहाँ से निकल के जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, हम टाइप्स क्या है ये भी आगे देखने वाले हैं, राइट? अब इसको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। समझ में आया? ओके, तो ये जो लास्ट के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एसोसिएटेड विद द सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, एसोसिएटेड विद द सिस्टर्नी एंड वेसिकल, राइट? तो इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम टाइप्स के बारे में भी देखेंगे, एग्जैक्टली टाइप्स क्या होते हैं। ओके, एंड फंक्शन भी देखेंगे। नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, राइट? एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, राइट? ठीक है, अभी इसमें जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? एटीएस। सो एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट, या फिर ऐसे कहे एटीएस राइबोसोम बाइंड देयर लार्जर सब यूनिट with the help of टू ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये जो 2 प्रोटीन है इसके वजह से एटीएस राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट जो होता है वो इसको बाइंड होता है, ठीक है ना? राइबोसोम सिस्टर्नी का जो या सरफेस होता है, ठीक है ना, तो उसको बाइंड होता है। तो यहाँ तो नहीं होंगे, राइट? तो राइबोसोम एंड व्हाट राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट, ठीक है? तो इसके वजह से फंक्शन भी चेंज होगा। फंक्शन क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है? यहाँ पे यहाँ से, ठीक है? हाँ, तो यह इसका है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड इनका है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अभी देखो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अभी एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें मोस्टली जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग सेल या राइट वो होती दैट इज पैंक्रियाटिक सेल। तो पैंक्रियाटिक सेल का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन, राइट? और दूसरा जो एग्जांपल है गॉबलेट सेल, क्योंकि सिक्रेटरी है ना, तो गॉबलेट सेल भी है, इंटेस्टाइनल के जो गॉबलेट सेल होते हैं, राइट? दूसरा लिवर भी इसमें आ सकता है। एग्जांपल यहाँ पे
हम लेंगे अभी। देखो ये हुए रफ के। अभी स्मूथ के जो एग्जांपल है उसमें मोस्टली एडिपोज टिश्यू या फिर इसे एडिपोसाइट बोले। एडिपोसाइट यानी कि एक सेल, एडिपोसाइट या सेल, ठीक है। और मसल सेल भी आते हैं, मसल सेल, राइट। अभी मसल सेल का क्या, देखो यहाँ पे मसल सेल में क्या होता है, अनएरोबिक ब्रेकडाउन हमारे जो बॉडी होता है, तो अनएरोबिक ब्रेकडाउन की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर वो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने के बाद अगर वही स्टोर रहेगा तो उससे क्या होता है मसल फटीग। तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें एक प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है मसल सेल में, और वो जो मॉडिफिकेशन है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल, स्टेरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, या फिर हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल, और लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। क्या, लीडिंग सेल। जो ह्यूमन जो हमारी टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस में मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसमें क्या होता है, लीडिंग सेल्स होते हैं। अगर आप टीएस देखोगे तो दो लीडिंग सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, जैसे कि ओवरीज भी है उसमें भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये इस प्रकार जो ये इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसका और भी एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो इसका मतलब है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स है, ड्रग्स है, स्टेरॉइड्स है, सो रिमूवल ऑफ ड्रग्स, पोल्यूटेंट्स एंड, ठीक है, ड्रग्स हुआ, पोल्यूटेंट्स हुआ, एंड स्टेरॉइड, राइट। इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसको ये हार्मफुल है, तो यहाँ से ये जो सब्सटेंसेस इसको रिमूव करना, और रिमूव करने के लिए कौन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ये जो मदद लेता है एंजाइम की वो है P480, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम जो होता है P480, ये एज अ एंजाइम एक्ट होता है। तो इसका जो फंक्शन है साइटोक्रोम P480 का, इसका जो फंक्शन होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका और बहुत सारा फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे कि सेल इंटरेक्शन होता है, तो जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है उसमें डेस्मोटिब्यूल्स होता है, और वो जो डेस्मोटिब्यूल्स होता है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन में पाया जाता है। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक सेल से दूसरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि उसका अगर हम देखेंगे, समझो ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल में समझो यहाँ पे 2 सेल है, राइट। तो यहाँ पे 2 सेल है और इससे क्या होना है, पास होना है। तो ये जो डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं ना, कुछ इस तरह से होते हैं, जो एक सेल से लेके दूसरे सेल तक विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी एक फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखो सिर्फ, राइट। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल, ये भी एक फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बहुत है, लेकिन अभी इतने बहुत हुए आपको समझने के लिए। अभी इसकी अगर बात करें रफ की, तो इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या फिर न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, राइट।
क्योंकि ये जो होता है ना, ये करीब होता है किसके, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब होता है, ठीक है ना। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोज टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अभी इतने बस हुए, इतने को आप याद रखो। अभी दूसरी बात है कि ये इसके बाद जो भी आएगा हमें फंक्शन, जनरल फंक्शन की भी बात करेंगे हम, राइट, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं जनरल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नेक्स्ट दैट इज फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कॉमन फंक्शन यहाँ पे देखेंगे हम कुछ, राइट। तो फर्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट जो माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रो, यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म एंडोस्केलेटन, राइट। तो ये जो है ना एंडोस्केलेटन, एक स्केलेटन बनता है अंदर सेल के। समझो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है समझो, राइट। और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इससे यहाँ से क्या होता है, ऐसे कुछ सिस्टर्निस, जिसे हम माइक्रोफिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। तो यहाँ से ट्यूब्यूल्स निकलते हैं कुछ और यहाँ जाते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। तो इस तरह से, राइट। तो एक क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट दिया, इसके वजह से एंडोस्केलेटन सेल का पूरा फॉर्म हो गया, क्योंकि 50% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पार्ट होता है पूरा सेल में। अभी देखो दूसरा जो पार्ट है, राइट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एक्सचेंज होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। अभी इसमें दूसरा भी है, यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपको पता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड करता है, लिपिड सिंथेसिस। अभी और एक फंक्शन की बात करें इसके, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, मैंने पहले भी बताया था, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको फॉर्म कौन करता है, ये ईआर करता है, ठीक है ना, ये ईआर करता है, राइट। यहाँ पे ऐसे राइबोसोम होते हैं, राइट, ओके, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली क्या है ये बात। अब ये फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हुआ कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब होता है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म होता है। दूसरी बात, सेल प्लेट भी फॉर्म करने के लिए मदद करता है। तो सेल डिवीजन के बाद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, तो ये भी एक फंक्शन हुआ, सेल प्लेट, राइट। हाँ, अभी मैं आपको ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, देखो यहाँ पे राइबोसोम होते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो यहाँ से क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसिस होते हैं, सिक्रेट होके यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से जाके वो आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, यहाँ से लिपिड आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे किधर, गोल्जी बॉडी तक। यानी कि अगर आप देखोगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक पहला जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है, उसके बाद गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी के बाद क्या फॉर्म होगा, लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम को बनाता है। इसके जो मेम्ब्रेन है, इसमें जो वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स बनते हैं, ये एक वेसिकल है लाइसोसोम एंड एक इसमें कुछ सिस्टर्नी टाइप होता है, तो आगे हम देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फॉर्म गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, राइट। और एक फंक्शन हम दे सकते हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, राइट। हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो क्या होते हैं, ये
रिमूव करने के लिए मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन हमने देखे, राइट। मुझे ऐसा लगता है ये फंक्शन आपको समझे होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रक्चर देखा और फंक्शन भी देखा, टाइप्स भी देखे। ओके, तो ये आपको अच्छे से देखना है और समझना है। और नोट्स तो आपने अभी यहाँ पे नोट्स भी आपके पूरे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।